बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास बुक है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, पेज नंबर 487, प्रॉब्लम नंबर 3, NFL salaries. And agents claim that there is no difference between the pay of safeties and linebackers in the NFL. A survey of 15 safeties and average salary of $501,580 and survey of 15 linebackers found an average of $513,360. If the standard deviation in the sample was 20,000 and the standard deviation in the second sample is 18,000, is the agent correct? Use alpha is equal to 0.05. तो यहाँ पर इसने जो हाइपोथेसिस दिया हुआ है वो कहता है कि देयर इज नो डिफरेंस। तो दिस मीन्स के यहाँ पर दोनों मीन्स के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। μ1 इज इक्वल टू μ2। तो ये मेरा नल हाइपोथेसिस दे दिया है। अल्टरनेटिव में खुद बनाऊंगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मेरा क्या बनेगा, बिल्कुल इसके अगेंस्ट बनेगा। तो μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। तो मेरा पहला स्टेप फार्मूलेट हो गया, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सेकंड स्टेप में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखते हैं, तो वो दिया हुआ है 0.05। अब थर्ड स्टेप में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इस प्रॉब्लम में हमें स्टैंडर्ड डिवीएशन सैंपल का दिया हुआ है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन अननोन है। तो जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन अननोन है तो हम उस वक्त n को देखते होते हैं कितना है, तो n लेस देन 30 हैं, तो इसलिए हम t डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम t का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो t इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार, और ये एस्टिमेटर हो गया, माइनस पैरामीटर क्या है μ1 माइनस μ2। तो ये जैसे नल हाइपोथेसिस में भी दिया हुआ है, तो ये डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट हो जाएगा s स्क्वायर p 1/n1 प्लस 1/n2 के। तो अब इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एस स्क्वायर पी मैंने क्यों लिखा है। यहाँ पर इस प्रॉब्लम में आमतौर पे दिया होता है कि एज्यूमिंग सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। ये अगर प्रॉब्लम में दिया होता है आमतौर पे, अगर ना दिया हो तो फिर तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दिया हुआ सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, तो एस स्क्वायर पी की जगह पर s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 लगा लेते हैं, तो वो डिफरेंट केस हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर s1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर या सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 एज्यूम कर लिया है। तो इसलिए मेरा ये इंडिपेंडेंट केस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो यूज़ होगा। फोर्थ स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन बनाएंगे। सबसे पहले हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को यहाँ पर लिखना है, μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2। तो ये नॉट इक्वल है, तो दिस मीन्स कि μ1 μ2 से ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, टू साइडेड हुआ। अल्फ़ा को हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे इस केस में। तो अल्फ़ा इज़ 0.05, इसको हमने 2 पे डिवाइड किया, ये मेरे पास आया 0.025। अब हम इसको t अल्फ़ा बाई 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास आती है n1 प्लस n2 माइनस 2 के इक्वल। तो ये होगा t 0.025 15 प्लस 15 माइनस 2 करेंगे तो 28 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगा। तो ये टेबल में जाकर देख लेते हैं, 28 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट 0.025 के सामने, तो ये 0.025 आया। और इसमें हम नीचे आते हैं, 28 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर मेरी क्या वैल्यू बनती है, तो ये आ जाती है 2.048। तो 2.048 मैंने लिखा। इसके लिए मैं टी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बना लेता हूँ और इस वैल्यू को भी मार्क कर देता हूँ कि ये कहाँ पर फॉल कर रही है। तो सपोज़ ये यहाँ पर आ रही है। तो इसी तरह से ये 2 साइडेड टेस्ट है, तो ये पॉजिटिव साइड पे 2.048 आ जाएगा, और इसी तरह से ये नेगेटिव साइड पे -2.048 आ जाएगा। तो ये क्रिटिकल रीजन मेरा क्या बना, अगर कोई वैल्यू -2.048 से बिलो या 2.048 से अबव होगी तो मेरा ये क्रिटिकल रीजन बन जाएगा। इसके बाद मैं फिफ्थ स्टेप में आ जाता हूँ, कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन में हम सबसे पहले डेटा को लिखते हैं। n1 मेरे पास 15 है, n2 भी मेरे पास 15 आ रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद x1 बार को लिखा है और वो है $501,580, तो वो मैंने लिखना है $501,580। इसके बाद x2 बार लिखेंगे $513,360, और उसके बाद मेरे पास सैंपल 1 का स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो लिखना है जो कि $20,000 है, और वो हमने यहाँ से देखें पिक किया $20,000। इसके बाद S2 डालेंगे, यहाँ पे S2 की वैल्यू 18,000 है, वो लिखी। T = 501,580 माइनस 513,360, तो ये x1 बार माइनस x2 बार हुआ, और माइनस μ1 माइनस μ2 = 0। डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड एरर पे, लेकिन अभी तक स्टैंडर्ड एरर निकाला नहीं है। इसके लिए मुझे S2P चाहिए, तो S2P होता है n1 माइनस 1 S1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 S2 स्क्वायर, डिवाइडेड बाई होगा n1 प्लस n2 माइनस 2। अब इसमें वैल्यूज डालेंगे। 15 माइनस 1, n 15 है n1, और इसी तरह से n2 भी 15 है, और S1 स्क्वायर 20,000 और S2 स्क्वायर 18,000 हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, और डिवाइड करेंगे हम इसको n1 प्लस n2 माइनस 2 पे। तो इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो मेरे पास इसका S2P आ जाएगा। तो इसलिए हम चलें कैलकुलेटर लिया, ब्रैकेट डाला, 15 माइनस 1 14 है, 20,000 इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस 15 माइनस 1 14, और फिर 18,000 इसका स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज किया, डिवाइड करेंगे 28 पे, इक्वल किया, और मेरे पास ये आंसर आ गया है 362 और 60 के साथ। अब मैंने जो यहाँ पर वैल्यू निकाली है S2P की, इसको स्टेप 5 में हम T की सामने डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड एरर है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट के साथ 1/n1 15 प्लस 1/n2 जो कि 15 है वो लिखा और स्क्वायर रूट कर दिया है। तो T = इसके लिए मुझे कैलकुलेटर चाहिए। तो कैलकुलेटर में ये जो ऑलरेडी 362 है, ये आंसर में पड़ा हुआ है, इसलिए आंसर को मल्टीप्लाई किया है ब्रैकेट के साथ 1/15 प्लस 1/15 के साथ। तो सबसे पहले 1/15 लिखा प्लस 1/15 अगेन, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल करेंगे, और इसको स्क्वायर रूट भी ले लेंगे इस आंसर का, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर मेरे पास सारे का सारा सॉल्व हो गया। अब उसके बाद मैं ब्रैकेट यूज़ करूँगा, न्यूमरेटर को लिखूँगा 501,580 माइनस 513,360, ब्रैकेट क्लोज किया, और इसको डिवाइड कर लेंगे आंसर पे, और इक्वल करेंगे तो -1.70। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है T का। अब इस T को हम स्टेप 4 में देखकर जहाँ पे क्रिटिकल रीजन बनाया तो देखते हैं, तो ये देखें -1.7 ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है, 0 और -2.048 के दरमियान में आ रहा है, तो ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है। तो हम छठे स्टेप में कंक्लूजन लिखेंगे कि वी आर अनएबल टू रिजेक्ट H0। इसके बाद हम टेस्टिंग यूजिंग P वैल्यू मेथड, तो इसलिए यूजिंग P वैल्यू, इसके लिए मैं सबसे पहले जो एरिया है -1.70 से जो बिलो एरिया आता है उसको फाइंड आउट करूँगा, और उस एरिया को जो -1.70 से बिलो आता है P से डिनोट करता हूँ। अब स्टैटिस्टिकल टेबल में आ जाते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में। तो इसमें आप देखें 28 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने -1.70
ज़ीरो को हम देखेंगे कि वो कहाँ पर आ रहा है। तो -1.70 एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एक जैसी वैल्यू आ गई। और ये किस पे है, इसके ऊपर देखें, ये 0.05 पे ये वैल्यू हमें मिल जाती है। ये दो वैल्यूज़ के दरमियान नहीं है, ये एग्जैक्टली ये मुझे मिल गई है। तो इसलिए इसके सामने जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 आ गई। तो p = 0.05। तो अब p वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टू साइडेड टेस्ट है। यहाँ पर देखें ये μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2, तो ये टू साइडेड टेस्ट है। तो इसलिए हम इसको 2p से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास p वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 0.10 यानी 10%। और 10% इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05 यानी कि 10% इज़ ग्रेटर देन 5%। सो वी आर अनएबल टू रिजेक्ट H0। तो सेम कंक्लूजन हुआ दोनों मेथड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुक है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, 7th एडिशन है और इसके पेज नंबर 488 पे प्रॉब्लम नंबर 9 है। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डेटा गिवन है और इसमें हमें वो कहता है एट अल्फा इज इक्वल टू 0.05 कैन इट बी कंक्लूडेड दैट द फ्रूट डिफर फ्रॉम वेजिटेबल इन एवरेज मॉइस्चर कंटेंट। तो ये हमें उसने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया हुआ है कि μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2, μ1 इज़ डिफर फ्रॉम μ2। तो ये मेरे पास H1 आ गया और इसके बाद हमारे पास H0 μ1 इज़ इक्वल टू μ2। ये मेरे पास नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फार्मूलेट हो गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 गिवन है प्रॉब्लम में। नंबर 3 इसमें डेटा गिवन है, कोई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन या वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन नहीं दिया हुआ है और सैंपल साइज यहाँ पर लेस देन 30 और इसलिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद हम डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड एरर पे। तो स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमें ऐसे केस में ये देखते हैं कि क्या सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, यानी पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल आर नॉट इक्वल, यानी कि दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंसेस जो हैं वो इक्वल हैं या इक्वल नहीं हैं। तो हम यहाँ पे इसको एज्यूम कर रहे हैं, ये एज्यूम किया है। अगर ये अनइक्वल होगा तो यहाँ डिफरेंट केस होगा। तो यहाँ पर भी हमने यही एज्यूम कर रहे हैं कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर although these two values are unknown but we assume that both are equal। तो इस केस के लिए हमारे पास s स्क्वायर p और उसके बाद 1/n1 प्लस 1/n2 ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर हो जाता है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? s स्क्वायर p का हमारे पास एक फार्मूला है और वो है n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। तो इसके ज़रिए हम s स्क्वायर p फाइंड आउट करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद ये t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फोर्थ स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन बना लेते हैं। तो क्रिटिकल रीजन हमारे पास H1 चूँकि μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2, इस केस में अल्फ़ा को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे जो कि होता है 0.025, क्योंकि अल्फ़ा 0.05 है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.025 हो जाएगा। इसको हम टी टेबल में जाकर देख लेते हैं 025 को और उसको कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखेंगे। सबसे पहले n कितना है, तो n हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है और ये 9 है। तो 9 और 8 ये 17 हो जाता है, -2 करेंगे ये 15 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हुआ? t.025 और इसको n1 8 प्लस 9 माइनस 2, तो ये आ जाता है t.025 और इसको 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जाकर देख लेंगे। अब इसमें हम यहाँ से देख लेंगे 0.025 को, यहाँ से देखें इसको 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो ये 15 पे सामने आ जाए। यहाँ आता है 2.131, ये
2.131 ये वैल्यू आ गई है, तो इसकी वैल्यू लिख लेंगे 2.131। अब ये वैल्यू यहाँ पर 2.131 आ जाएगी और ये वाली वैल्यू -2.131 आ जाएगी और इस जगह पर यहाँ पर क्या आ जाता है, 0 आ जाएगा। क्रिटिकल रीजन ये वाली वैल्यूज हैं कि जो भी वैल्यू जो -2.131 से बिलो होगी वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी, और वो वैल्यू जो 2.131 से अबव होगी वो भी क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी। तो ये -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी लिख लिया। तो क्रिटिकल रीजन हम मार्क कर लेते हैं कि लेस देन और इक्वल टू -2.131 और t इज ग्रेटर देन 2.131, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि t एब्सलूट वैल्यू इज ग्रेटर देन 2.131। तो ये मेरे पास ये क्रिटिकल वैल्यू आ गई है। इससे जो भी वैल्यू बड़ी होगी एब्सलूट में वो हमारा क्रिटिकल रीजन आ जाता है। इस फोर्थ स्टेप के बाद अब हम फिफ्थ स्टेप में आ जाते हैं, और फिफ्थ स्टेप में हमारे पास आती है कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। इसमें हम x1 लिखते हैं और इसमें हम x2 लिख लेंगे। तो x1 के अंदर हम ये वाला डेटा सारा लिख लेंगे, ये देखें 86, 75, और इसी तरह से x2 में भी ये सारी वैल्यूज लिख लेंगे। अब हम कैलकुलेटर लेते हैं और ये देखें कैलकुलेटर में हमारे पास ये वैल्यूज़ लिखेंगे हम। तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं 86 और इसको स्क्वायर करेंगे हम और इस तरह से इक्वल कर लें, तो ये आता है 7396। उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 7396। इसी तरह से हम दोबारा कैलकुलेटर लेंगे और उसके बाद 75 का स्क्वायर कर लेंगे और उसके बाद इसका स्क्वायर कर लें और इक्वल कर लें, तो 5625। तो इसी तरह से हम बाकी सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर इनके स्क्वायर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये x1 की तमाम वैल्यूज़ के स्क्वायर हो गए और इसी तरह से हमने x2 की तमाम वैल्यूज़ के लिए स्क्वायर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम इसको डायरेक्टली सम अप भी कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को। पहले सम ऑफ x1 कर लें, फिर सम ऑफ x1 का स्क्वायर कर लें और इधर लिख लें। इसी तरह सम ऑफ x2 यहाँ पे लिखना है और सम ऑफ x2 स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करें, सबसे पहले हम यहाँ पर मोड में आए, 3 को प्रेस करेंगे और नंबर 1 को प्रेस करेंगे वेरिएंस। अब इसके बाद जो है हम ये डेटा जो है लिखने जा रहे हैं। ये देखें 86 किया और इक्वल कर दिया। इसी तरह से 75 इक्वल 72 इक्वल 88 इक्वल 87 इक्वल 79। ये सारी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर ली। अब हम ऐसे ही कर लेते हैं। उसके बाद हम और शिफ्ट करते हैं और उसके बाद 1 को प्रेस किया और उसके बाद 3 को प्रेस करेंगे, तो ये देखें सम ऑफ x आ गया और सम ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम 2 को प्रेस करेंगे तो ये सम ऑफ x आ जाएगा हमारे पास। अब हमने शिफ्ट को प्रेस कर दिया, 1 को प्रेस करेंगे, 3 पे सम है, हमने 3 को प्रेस किया, ये देखें सम ऑफ x 2 पे है तो हमने सम ऑफ x को प्रेस किया तो ये आता है 663। तो ये देखें 663, तो ये सम ऑफ x आ गया हमारे पास। इसके बाद यहाँ पर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि सम ऑफ x स्क्वायर जो है ना वो किसके इक्वल होगा यहाँ पे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा जो है इसमें चले जाते हैं कैलकुलेटर के अंदर। इसके बाद देखें फिर हमने शिफ्ट किया और उसके बाद 1 को प्रेस कर दिया, फिर हम 3 पे चले जाते हैं और 1 को प्रेस करेंगे सम ऑफ x स्क्वायर के लिए, इक्वल किया तो 55279, तो ये आ जाता है 55279, यानी कि n वैल्यूज़ का सम जो है वो इसके इक्वल है। इसी तरह से सम ऑफ x2 जो है वो किसके इक्वल आएगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं।
एन वैल्यूज़ को डाल के। अब हम यहाँ पर x1 बार फाइंड आउट करते हैं, तो ये 663 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे और इसी तरह से ये किसके इक्वल हो जाएगा, हम यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। आप यहाँ से ये देखें, शिफ्ट करें, 1 को प्रेस करें और यहाँ इस 4 में चले जाएं या जहाँ पे VR लिखा हुआ है, और ये देखें इस 2 में x बार लिखा हुआ है, तो ये 2 को प्रेस कर दें तो ये आ जाता है 82.875। इस तरह से भी कर सकते हैं या डायरेक्टली 663/8 करेंगे तो ये आ जाता है आपके पास 82.875। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद आप जो है वेरिएंस के लिए आप जो है क्या करेंगे, s² 1 करेंगे 1/n-1, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ x² माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर ओवर n। ये फार्मूला है, इसमें डेटा डालेंगे 1/8-1, और यहाँ पर सम ऑफ x² जो है वो 55279 माइनस 663, इसका स्क्वायर करें और डिवाइड कर दें n पे 8 पे, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें। और ये देखें, इसको हम डायरेक्टली अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे, इस 1 को प्रेस करेंगे, 4 पे वेरिएंस आ रहा है तो 4 को प्रेस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये देखें 4 पे SX है यानी स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो यानी कि हम 4 को प्रेस कर लेते हैं लेकिन इसका स्क्वायर के साथ, क्योंकि वेरिएंस स्क्वायर फॉर्म होती है, तो ये 47.55, तो ये आता है 47 अब हमने ऑल क्लियर कर दिया। इसके बाद हम शिफ्ट में जाते हैं और उसके बाद 1 को प्रेस करते हैं और यहाँ पर देखें 3 में जाते हैं, सम ऑफ x और सम ऑफ x स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, तो 2 पे सम ऑफ x है, हमने इक्वल किया तो ये आता है 825 आ रहा है, तो ये 825 आ रहा है सम ऑफ x2। और अब हम सम ऑफ x2 का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये देखें शिफ्ट किया और उसके बाद 1 को प्रेस किया, उसके बाद 3 को प्रेस किया और उसके बाद 1 पे सम ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आता है 75735, तो ये सम ऑफ x2 का स्क्वायर आ गया। तो इसके बाद x2 बार हम निकालेंगे, तो वो है 825 डिवाइडेड बाई 9, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 825 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल आ रहा है 91.67 के, तो ये आ गया। इसके बाद s2 स्क्वायर निकालेंगे हम, वो होता है n2-1 सम ऑफ x2 स्क्वायर माइनस सम ऑफ x2 होल स्क्वायर ओवर n2, तो ये बना 1/8, 9 - 1 8 हो गया, सम ऑफ x2 75735 माइनस 825 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। इसको अब हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं या वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं कैलकुलेटर से डायरेक्टली जो सब्स्टिट्यूट हुआ डेटा, तो हम शिफ्ट करते हैं और इसके बाद 1 में चले जाते हैं, 4 को प्रेस करते हैं और इसमें से 4 का ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वेरिएंस आ जाता है 14 मेरे पास, तो ये 14 आ गया है। अब इसके बाद हम s² p को निकालेंगे, तो s² p ऑलरेडी हमने डाटा फाइंड आउट किया हुआ है, यहाँ पर ये देखें n1 - 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 - 1 s2 स्क्वायर और n1 प्लस n2 - 2, तो n2 हमारे पास कितना है, 9 है और n1 जो है ना वो 8 है, तो 8 - 1 s1 स्क्वायर 47.55 प्लस 9 - 1 और s2 स्क्वायर 14 आता है, डिवाइड करेंगे 8 + 9 - 2 पे, तो ये s² p मेरे पास आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, तो 8 - 1 7 हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 47.55 पे और इसमें प्लस किया 8 मल्टीप्लाइड बाई 14 इक्वल आया, इसको डिवाइड किया है 15 पे, तो ये आ रहा है 29.66, तो ये 29.66 s² p आ गया।
तो अब हम यहाँ से t की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ t की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, देखिए x1 बार माइनस x2 बार। तो x1 बार जो है वो मेरे पास आ रहा है 82.875 माइनस x2 बार 91.67 और माइनस म्यू ज़ीरो होगा डिफरेंस बिटवीन टू मीन, और डिवाइड करेंगे एस स्क्र पी 29.66। और इसके बाद ये देखिए मैं टी के फार्मूले में वैल्यूज़ डाल रहा हूँ। इस फार्मूले में एस स्क्र पी की जगह उसकी वैल्यूज़ रखेंगे और 1/n1 प्लस 1/n2, तो 1/n1 1/8 प्लस 1/9, और इसको क्लोज कर देंगे हम किससे, स्क्वायर रूट से। अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेटर में मेरे पास 29 ये आंसर में पड़ा हुआ है, बल्कि इसको ऑल क्लियर कर लेते हैं। तो ये देखें, इसको हम करेंगे ब्रैकेट 82.875 माइनस 91.67 ब्रैकेट क्लोज, इसको डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 29.66 और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 1/8 प्लस 1/9, ब्रैकेट को क्लोज किया दोनों ब्रैकेट्स को और इक्वल कर दिया। तो ये आता है -3.32। तो ये टी की वैल्यू आ जाती है। अब हम इस टी की वैल्यू को ऊपर क्रिटिकल रीजन में देखते हैं कि वो कहाँ फॉल कर रही है। तो ये देखिए -2.131, तो क्रिटिकल वैल्यू फॉल बिलो द -2.131, तो इट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन। तो छठा स्टेप मेरा हो गया कंक्लूजन। तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट H0 क्योंकि इट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, तो नल हाइपोथेसिस मेरा रिजेक्ट हो गया। अब हम चूंकि ये 2 साइडेड टेस्ट है, अब हम टी की इस वैल्यू को यूज़ करते हुए हम पी वैल्यू मेथड से भी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो पी वैल्यू मेथड, तो पी वैल्यू मेथड के ज़रिए -3.32 को डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सा होगा मेरा, वो होगा 9 और 8 17 -2 और 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम देख लेंगे। तो यहाँ से हम स्टैटिस्टिकल टेबल में चले जाते हैं, टी के टेबल में। तो ये देखिए 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 3.32 को हमने देखना है। तो ये देखें 3.32, देखें 3.28 है और 3.32 जो है वो यहाँ पर इसके दरमियान में फॉल कर रहा है। तो दिस मीन इट फॉल्स बिटवीन 0.001 और 0.0025, तो ये इसके दरमियान में फॉल कर रहा है। तो ये देखें P fall in between 0.001 and less than 0.0025, तो ये P की वैल्यू फॉल कर रही है। तो अब P वैल्यू जो है, जो कि हम इसको 2P से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ 2 P इज इक्वल टू P वैल्यू। तो ये P वैल्यू जो है, P वैल्यू जो कि इस 2P के बराबर होती है, तो P वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.002, और इसको इक्वल नहीं करते, इसको लेस देन करते हैं, और इधर भी इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.005 के इक्वल आ रहा है। तो P वैल्यू लाइज बिटवीन 0.002 to 0.005, तो इसके दरमियान में फॉल कर रही है, जबकि हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो अल्फ़ा है, वो ग्रेटर देन P वैल्यू है। तो एस P वैल्यू इज़ लेस देन
alpha, so we reject H naught. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुक है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, 9th एडिशन है इसका, और इट इज़ रिटन बाय वालपोल। इसका पेज नंबर है 358 और प्रॉब्लम नंबर है 10.39, और इसमें दो कंपनीज़ का डेटा दिया गया है, और इसमें वो ये कहता है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज रनिंग टाइम ऑफ फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी टू एक्सीड द एवरेज रनिंग टाइम ऑफ फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी 1 बाय 10 मिनट्स। तो दिस मीन्स कि μ2 माइनस μ1 को जो है, ये इनका जो डिफरेंस है उसने 10 मिनट्स दिया हुआ है, लेकिन साथ यहाँ पर कहते हैं द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज दैट द डिफरेंस इज लेस देन 10 मिनट्स। तो हम μ2 का ज़्यादा एवरेज होगी और μ1 से, तो इसलिए μ2 माइनस μ1 जो है, ये डिफरेंस जो आ रहा है वो कहता है ये लेस देन 10 मिनट्स होगा। ये इसने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया हुआ है, तो इसमें हम सबसे पहले अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखें, μ2 माइनस μ1 इज़ 10 मिनट्स, और ये H1 हो जाएगा। हम H0 खुद बना लेंगे। H0 इज़ μ2 माइनस μ1 इज़ ग्रेटर देन 10 उसने दिया हुआ है, लेकिन हम इक्वल भी डालेंगे यहाँ पर, इसलिए कि ये नल हाइपोथेसिस है, इसमें इक्वलिटी आती है, तो इसलिए हम यहाँ पर नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस तरह से फार्मूलेट करेंगे। उसने ये μ2 का कहा है कि दैट इज़ मोर देन 10 पॉइंट्स ऑफ μ1। सेकंड स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि 10% दिया हुआ है अल्फ़ा। इसके बाद आपने थर्ड स्टेप में आपने यहाँ पर ये देखना है कि इसने अनइक्वल वेरिएंसेस दिए हुए हैं। तो अनइक्वल वेरिएंसेस ऑफ पॉपुलेशन के केस में हमारा ये जो डेटा है, ये देखिए लेस देन 30 का है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर अननोन, और सैंपल साइजेस बहुत छोटे हैं, एक में 5 का साइज़ है, दूसरे में 7 का है। तो इसलिए ये टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगा, लेकिन टी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा यूज़ होगा जिसमें अनइक्वल वेरिएंसेस वाला। ये मैं पिछली वीडियोस में उसके स्टैंडर्ड एरर्स को बता चुका हूँ कि जब अनइक्वल वेरिएंस होगा तो क्या होगा। तो इसलिए x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 लिखते होते हैं, लेकिन यहाँ हम μ2 माइनस μ1 लिखेंगे। तो इसलिए कि ऊपर हमने μ2 माइनस μ1 किया, तो इसी तरह से हम यहाँ पर x2 बार माइनस x1 बार भी चेंज कर देंगे। तो क्योंकि μ2 माइनस μ1 को की टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हो रही है, तो उसी तरह का हम टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, और इसका स्टैंडर्ड एरर बनता है s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2। ये अनइक्वल वेरिएंसेस को जब हम लिखते हैं तो हम इस तरीके से उनकी एस्टिमेटर को लिखेंगे, क्योंकि s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 ये अनइक्वल वेरिएंसेस जो पॉपुलेशन में दिए होते हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है यहाँ पर न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि जो टी टेबल में हम जाके देखते हैं तो ये न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम है, s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 होल स्क्वायर, और इसी तरह से ये फार्मूला बनता है। ये थोड़ा सा लेंथी फार्मूला है, तो ये ऑलरेडी मैं मेंशन भी कर चुका हूँ। इसके बाद फोर्थ स्टेप में आता है क्रिटिकल रीजन। तो अब हम क्रिटिकल रीजन बनाएंगे। तो क्रिटिकल रीजन बनाने के लिए आप ये देखें कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखते हैं μ2 माइनस μ1 लेस देन 10, तो ये वन साइडेड टेस्ट होगा टी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसलिए हम इसको लेफ़्ट साइड पे मार्क करेंगे। ये लेफ़्ट साइड पे मार्क किया, और यहाँ पर ये देख लें कि अल्फ़ा जो है वो 0.10 हो जाएगा, और ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ 0 आता है, और इस जगह पर हमने टी की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो क्या होगी, टी अल्फ़ा न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब टी अल्फ़ा तो 0.10 है, अब न्यू कहाँ से आएगा वो ऊपर आपको फार्मूला दिया हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले फाइंड आउट करें। तो इसके लिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, s1 स्क्वायर फाइंड आउट करना है, n1 s1, तो ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए जो है मैं यहाँ पर सबसे पहले जो डेटा है उसको लिख लेता हूँ। ये जो कंपनी 1 का है तो उसको हम x1 कह देते हैं, और इसी तरह से कंपनी 2 के डेटा को x2 कह दिया। तो x1 में हमने निकाला है, यानी कि 102, 86, 98
और इसी तरह से 109 और 92, इसी तरह से 81, 165, 97 और 134, 92, 87 और 114। अब हमें इस जो डेटा 1 है x1, इसका स्क्वायर भी चाहिए और x2 का स्क्वायर भी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसका टेबल बना लेता हूँ। तो ये x1 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। इसी तरह से इसको भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, x2 स्क्वायर। अब ये कर लिया तो इसके हमें ये जो x102 इसके सामने x1 के स्क्वायर के अंदर 102 का स्क्वायर करेंगे। हम कैलकुलेटर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस डेटा को डायरेक्टली कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डेटा के अंदर। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या किया कि वैल्यूज़ को फीड किया उसके अंदर। डेटा 1 जो है उसको हमने फीड किया। तो ये सारी वैल्यूज़ जब फीड हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम दोबारा शिफ्ट में जाते हैं, उसके बाद 1 में जाएंगे। देखें यहाँ पर सम है 3 पे, तो 3 को प्रेस करेंगे और इसमें 2 में चले जाते हैं और ये सम ऑफ x आ जाता है। तो ये यहाँ पर हम सम ऑफ x लिख लेंगे। तो ये मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रहा हूँ कैलकुलेटर के साथ, मतलब सेपरेट यानी कि सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं दोबारा शिफ्ट में चला जाऊंगा, फिर 1 में और उसके बाद 3 में चले जाते हैं और उसके बाद 1 में करते हैं। तो ये सम ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा 47749 आ गया, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। लेकिन याद रखिएगा कि ये ऊपर आपने फिल करना है इसको। ये 102 का स्क्वायर करना है, 86 का स्क्वायर करना है, 98 का स्क्वायर करना है, 109 का स्क्वायर करना है और 92 का स्क्वायर करना है सिंपली। अब हम इसका मीन फाइंड आउट करेंगे और इसका वेरिएंस भी फाइंड आउट करेंगे। ये जो डेटा 1 है जो हमने फीड किया हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे। लेकिन पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x1 बार इज इक्वल टू 487 डिवाइडेड बाई 5। तो ये मेरा मीन आ जाएगा इसको डिवाइड करने से। और इसी तरह s1 स्क्वायर जो होता है 1/n माइनस 1 सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर ओवर n। तो उसकी जगह पर उसका डेटा मैं डाल रहा हूँ और ये इसको ब्रैकेट क्लोज किया और इसके बाद में डायरेक्टली कैलकुलेटर से ये चीज़ें फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो शिफ्ट किया, इस 1 को प्रेस किया और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ इसमें हम वेरिएंस जहाँ लिखा हुआ है उसमें चले जाते हैं। तो ये देखें 2 पे x बार है, हम 2 को प्रेस करते हैं तो 97.4 आ जाएगा। तो ये मैं लिखूँगा 97.4, तो 487 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 97.4 आ गया। इसी तरह S1 स्क्वायर के लिए भी हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं। शिफ्ट किया, 1 को प्रेस किया, 4 पे वेरिएंस है और इसमें फिर 4 पे SX लिखा हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन है बेसिकली। तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो ये मेरे पास वेरिएंस ऑफ जो है डेटा 1 उसका वेरिएंस आ जाएगा जो कि 78.8 आ रहा है। तो ये फर्स्ट डेटा का वेरिएंस और मीन आ गया है मेरे पास। तो इसके बाद मैं ये जो डेटा 2 है इस सेकंड डेटा को जो है वो इसमें डालूंगा। तो सबसे पहले हम डेटा को क्लियर करते हैं, यहाँ पर सिंपल कंप्यूटेशन में आते हैं, फिर दोबारा मोड के ज़रिए हम दोबारा स्टैटिस्टिकल डेटा में आ जाते हैं। 3 को प्रेस किया और उसके बाद 1 को किया ताकि वेरिएंस निकाल सकें। अब हम इस डेटा को फीड करेंगे। तो 81 इक्वल 165 इक्वल 97 इक्वल 134 इक्वल 92 इक्वल 87 इक्वल 114 इक्वल। तो इस तरह से हमने ऑल क्लियर कर दिया। उसके बाद हम शिफ्ट में जाएंगे और उसके बाद दोबारा 1 को प्रेस करते हैं और उसके बाद 3 को प्रेस करेंगे ताकि सम्स मिले। सम ऑफ x किया 770 आया, उसको हमने यहाँ पे सम ऑफ x2 लिख लिया है। तो ये मेरे पास सम ऑफ x2 आ गया। इसी तरह से सम ऑफ x2 स्क्वायर करने के लिए मुझे सबसे पहले 81 का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर्स कर लें और यहाँ पर इसको लिख लें, यानी कि इनके स्क्वायर्स लिखने हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर इनके जब सम्स करेंगे इन स्क्वायर्स के सम को, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से ले लेते हैं। शिफ्ट किया, 1 को प्रेस किया, फिर यहाँ पर 2 में आए और सम ऑफ x स्क्वायर कर लिया तो 90180 आ गया। उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके बाद x2 बार जो कि 770 ओवर
7 है विच इज़ इक्वल टू 110। उसके बाद S2 स्क्वायर 1/n2 माइनस 1 तो जो कि 6 आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे हम सम ऑफ एक्स स्क्वायर 90180 माइनस 770 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 पे। तो इसको मैं डायरेक्टली फिर कैलकुलेटर से ले लूँगा। तो हम दोबारा कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें शिफ्ट किया और उसके बाद 1 को प्रेस किया, 4 को प्रेस करेंगे और इसमें 4 में SX लिखा हुआ है जो कि स्टैंडर्ड डिवीएशन है, स्क्वायर करते हैं ताकि वेरिएंस मिले। तो इक्वल किया 913.33, उसको यहाँ पर लिख लेंगे S2 स्क्वायर। तो ये दोनों S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर ये दोनों मुझे फाइंड आउट हो गए और x1 बार x2 बार भी। तो इस तरह से हम यहाँ पर अब न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करेंगे। तो S1 स्क्वायर की जगह उसका जो है वैल्यूज़ डाली, S1 स्क्वायर तो 78 डिवाइडेड बाई N1 प्लस उसके बाद 913.33 डिवाइडेड बाई 7 और उसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे S1 स्क्वायर यानी कि 78.8 डिवाइडेड बाई 5 इसका स्क्वायर करेंगे और इसको n-1 यानी कि 5 - 1 4 किया है। और इसी तरह से 913.33 का स्क्वायर और 7 का होल स्क्वायर किया, डिवाइड करेंगे 7 - 1 विच इज़ 6। तो ये इस तरीके से अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। 7.37 आ जाता है इसका आंसर और ये 8 लिखेंगे हम इसको, क्योंकि 7 पॉइंट समथिंग जो भी आ जाएगा हम नेक्स्ट नंबर हायर नंबर ले लेते हैं, राउंड ऑफ नहीं करते हैं, नेक्स्ट हायर नंबर लेते हैं। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 हो गई। तो हम टी को 0.1 डिग्री ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के सामने 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखते हैं। तो ये आता है 1.397, वो हमने लिखा। तो ये वैल्यू आ गई है 1.397। तो ये क्रिटिकल वैल्यू होगी। तो इससे जो भी वैल्यू बिलो होगी तो वो हमारा क्रिटिकल रीजन बन जाता है। अब मैं अपने 5th स्टेप में चला जाता हूँ। 5th स्टेप में आती है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन में हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। x2 बार मेरे पास 110 है, माइनस x1 बार 97.4 है और इसके बाद डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन μ2 माइनस μ1 था जो कि यहाँ पर उसने 10 दिया हुआ था, तो वो डाला। इसके बाद हम स्क्वायर रूट करेंगे और इसमें S1 स्क्वायर ओवर N1 प्लस S2 स्क्वायर ओवर N2। तो 78.8 डिवाइडेड बाई N1 मेरे पास 5 है और प्लस 913.33 डिवाइडेड बाई 7। तो अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो हम कैलकुलेटर लेते हैं। तो कैलकुलेटर से हमने ये ब्रैकेट लगाया और उसके बाद यहाँ पर 110 माइनस 97.4 और उसके बाद माइनस 10 करते हैं और इसको डिवाइड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 78.58 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 913.33 डिवाइडेड बाई 7 और ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। तो इक्वल कर लेते हैं इसको। तो ये आता है 0.215। तो ये 0.215। इसके बाद हम छठे स्टेप में आ जाते हैं कंक्लूजन में। हमारी जो ये 0.215 है वैल्यू है, तो ये हमारे टी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर फॉल कर रही है। ये एक्सेप्टेंस रीजन आता है तो इसमें फॉल कर रही है, इस तरफ रिजेक्शन रीजन में फॉल नहीं कर रही है। तो सो वी आर अनएबल टू रिजेक्ट H0। ठीक है, तो इसलिए वी कैन नॉट रिजेक्ट H0। तो H0 को रिजेक्ट हम नहीं कर सकते। इसके बाद हम पी वैल्यू मेथड के ज़रिए करते हैं। तो पी वैल्यू मेथड के ज़रिए कैसे करेंगे? उसके ज़रिए हम सबसे पहले उस लेवल को फाइंड आउट करेंगे पी को, कि हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 0.215 है। तो यहाँ पर देख लें 0.215 है। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू को हम 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने देखेंगे। तो 215, तो ये देखें ये सारी वैल्यूज़ बड़ी होती जा रही हैं। इसका मतलब है 215 इससे बिलो यहाँ पर आ रहा है और इससे बिलो आया तो इसका मतलब है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखें
जैसे यहाँ पर ये इंक्रीज़ करता जा रहा है तो वो जो लेवल होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा 25% से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पी वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन 25%, ये इससे एक्सीड कर रही है। तो क्लियरली जो हमारा लेवल है ऑफ सिग्निफिकेंस है वो है 10%। सेकंड स्टेप में आप यहाँ पर देख लें, यहाँ हमने लिखा है उसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये देखें ये 10% है, और जबकि हमारी पी वैल्यू है वो मोर देन 25% है। तो ये पी वैल्यू, ये चूँकि वन साइडेड है इसलिए मैं इसको डायरेक्टली सिंगल वैल्यू देखिए, इसको 2p नहीं किया। तो p वैल्यू इज ग्रेटर देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो वी कैन नॉट रिजेक्ट h नॉट, रिजेक्ट h नॉट। तो ये हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट टू मीन व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर अननोन एंड अनइक्वल और डेटा गिवन था, तो उस केस में हमने ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को। और ये टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होता है? ये दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके दरमियान हम बेसिकली एसोसिएशन को चेक करते हैं कि क्या ये जो दो एट्रीब्यूट्स दिए हैं, जैसे यहाँ पर बियर परफॉर्मेंस और जेंडर मेल और फीमेल है, इन दोनों के दरमियान कोई एसोसिएशन है या नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, परफॉर्म द टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय एड्रेसिंग द क्वेश्चन वेदर द बियर परफॉर्मेंस लाइट, रेगुलर और डार्क। ये तीन तरह की जो है हमारे पास टाइप्स हैं बियर की, और इस तरफ जो है ना मेल और फीमेल हैं। तो हमने ये देखना है कि क्या फीमेल की निस्बत मेल, उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की है आफ्टर टेकिंग दीज बियर्स। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो अब हम सोल्यूशन में चले जाते हैं, और इसमें यहाँ पर है एच नॉट, बियर परफॉर्मेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जेंडर ऑफ द बियर ड्रिंकर्स, यानी कि जो बियर ड्रिंकर हैं नो मैटर वेदर द मेल और फीमेल द परफॉर्मेंस इज सेम। और अल्टरनेटिव में कहते हैं नो इट डज मैटर, कि यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, और इसके बाद सेकंड में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेते हैं, और उसको हम एज्यूम करते हैं कि वो 0.05 है। और उसके बाद हम थर्ड में जो है ना यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। और ये देखें कि मेरे पास फार्मूला है काई स्क्वायर एफ ओ माइनस एफ ई ओवर एफ ई। तो ये देखें एफ ओ जो है ना वो क्या चीज़ है, वो एफ ओ यहाँ पर ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ कहलाता है। ये वाली जो हैं यहाँ पर ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ हैं। इसके बाद फोर्थ स्टेप में हमारी जो है ना वो कैलकुलेशन आएगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ की। तो वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ जो है वो हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, वो यहाँ पर मैंने फाइंड आउट की हुई हैं यहाँ पर। तो वो ये कैसे आई हुई है यहाँ पर देख लें। ये जो 26.67 आया, ये कहाँ से आया, हमने इसको ये देखें, ये सबसे पहले आपने टोटल इस तरफ भी करने हैं, इस तरफ भी टोटल करने हैं। तो आपने इस 50 को इस 80 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इस पर 150 को डिवाइड कर देना है, और यहाँ लिख लेना है। जब आपको 30 के सामने आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये चाहिए होगी, तो आपने इसके सामने का टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 70 को किसके साथ, 50 के साथ, और डिवाइड करेंगे 150 पे। इसी तरह से अगर आपको 40 के सामने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये वाली चाहिए, तो इसके सामने का टोटल यहाँ पर 80 है, और इसके सामने का टोटल दूसरा जो है ना वो 70 है। 80 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 150, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसी तरह से ये बाकी भी आपने कंप्लीट कर लेनी है, और उसके बाद सम करेंगे तो ये सम जो है इसके बराबर हो जाएगा। और ये देखें ये 70 इसके बराबर हो गया, और ये देखें ये 30 जो है वो इसके बराबर हो गया। और इसी तरह से इस तरफ वाले सम्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको काई स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को भी इस तरह कॉलम में लिखें, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को भी कॉलम में लिखें, और उनके दरमियान जो है ना वो डिफरेंस ले लें। तो ये यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन की हुई है, आप यहाँ पर देखें कि ये यहाँ पर हमने लिया हुआ है ये मेल, और यहाँ पर उसके सामने ये देखें मेल है, उसके सामने लाइट, रेगुलर और डार्क है। तो उसके सामने जो है ना वो 20, 40, 20 ये लिखा है, और इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये लिखती हैं 26.67 और 37.33 एंड सो ऑन। तो ये सारी हमारे पास जो है ना ये वैल्यूज़ आ गई हैं। इसी तरह 16.00 तो ये हमने लिख लिए हैं।
तो यानी कि हर एक सेल जो है वो ऑब्जर्व्ड का उसके सामने एक्सपेक्टेड का सेल जो है ना वो आपने लिख लेना है FE में। तो जब आप ये यहाँ पर लिख लेंगे उसके बाद जस्ट आपने इसका जो है ना डिफरेंस लेना है 20 माइनस यहाँ पे 26.67। जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने ये कर लेता हूँ कि देखें ये 20 माइनस 26.67 और इसको डिवाइड करेंगे 20, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसका स्क्वायर भी करेंगे, उसके बाद ये 26.67 इसको डिवाइड करेंगे। इसी तरह ये जो 40 है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 40 है माइनस 37.33 और इसका स्क्वायर कर लें और उसके बाद डिवाइड कर देंगे किस पे 37.33 पे। और इसी तरह से ये देखें 20 माइनस 16 और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये देखें 4 होगा, उसका स्क्वायर 16 होगा और डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो ये देखें 1 आ गया इसका आंसर। और फिर इस सारे को कैलकुलेट करने के बाद इसको सम कर लेंगे तो ये आ जाता है मेरे पास, ये देखें काई स्क्वायर की ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6.13। तो ये काई स्क्वायर आ गया। इसके बाद आपने 5th स्टेप में जो है ना आपने क्रिटिकल रीजन जो है ना वो फाइंड आउट करना है और वो क्या होगा, ये काई स्क्वायर और इसको आपने अल्फ़ा के अगेंस्ट आपने लिखना होता है r-1 इंटू C-1। तो ये C कितने हैं और R कितने हैं, रोज़ कितनी हैं और कॉलम कितने हैं, तो यहाँ पर ये लिखना है काई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखें काई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फ़ा 0.05 और यहाँ पर ये देखें R रोज़ 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं तो 2-1 इंटू 3-1 ये 2 हो जाएगा। और इसको आपने जाके यहाँ पर टेबल में जाकर देख लेंगे काई स्क्वायर के टेबल में, तो काई स्क्वायर का टेबल हमारे पास 0.05 पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने आ रहा है, 5.99 आ रहा है। तो आपने ये फाइंड आउट कर ली क्रिटिकल वैल्यू, तो ये आ रहा है 5.99 और आप यहाँ पर छठे स्टेप में आप कंक्लूजन लिख लें। तो वो देखें कि काई स्क्वायर की वैल्यू ये 6.13 है जो कि ग्रेटर देन है इस 5.99 से। तो काई स्क्वायर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज़ काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यूज़, तो टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर हो गई तो सो वी रिजेक्ट H0, तो हम H0 को रिजेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपने उसकी P वैल्यू के ज़रिए अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इस 5th स्टेप को करना है, P वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो P वैल्यू के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे कि काई स्क्वायर P वैल्यू यहाँ पर मेंशन करेंगे, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और इसके सामने देखें 6.13 को ढूंढेंगे, यहाँ पर 2 के सामने 6.13 को काई स्क्वायर के टेबल में देखेंगे। तो ये देखें 2 के सामने आप देखें 6.13, तो ये यहाँ पर आ रहा है, इन दो वैल्यूज़ के दरमियान आ रहा है। तो इसके सामने जो है ना 0.025 और 0.05 इसके दरमियान पर P वैल्यू है, तो इसलिए हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि P वैल्यू इज़ क्या है, ग्रेटर देन 0.025 बट लेस देन 0.05। तो ये इस तरह से यहाँ इसके दरमियान आ रही है, जबकि हमारे पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है दैट इज़ 0.05 विथ और P वैल्यू उससे लेस हो गई, तो सो वी रिजेक्ट H0। तो बोथ केसेस में हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। तो ये P वैल्यू के ज़रिए भी आप कर सकते हैं और क्रिटिकल वैल्यू के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।